नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर से जाने माने शिक्षाविद, और वो हमें बताएंगे किस तरीके से हायर एजुकेशन में सुधार किया जा सकता है। अब ऑनलाइन जमाना चल चुका है कोरोना वायरस के चलते हुए। तो सबसे पहले संजय सर आपका स्वागत है, माला मैम आपका स्वागत है, मंजू मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मंजू मैम से, एजुकेशन में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है? विनोद जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आज जो हायर एजुकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है कि पेंडेमिक को लेके, लेकिन उसके साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी आई है कि हम वर्चुअल लर्निंग और ई लर्निंग के थ्रू हम स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस अवसर पर कि सबसे ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा अपना डिजिटल लर्निंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसी में हमें बच्चों को टैग से भी बनाना पड़ेगा। और आजकल मैं देख रही हूँ कि बाढ़ आई हुई है वेबिनार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो उसमें हम यही चाहेंगे कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट और फैकल्टी टैग से भी बने, जिससे कि ये कोविड-19 का जो क्राइसिस है इसी से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। जी माला मैम। जी सर मेरे को क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे एक बार? सर मेरा सवाल ये है मैम कि ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, किस तरीके से हम हायर एजुकेशन में बदलाव कर सकते हैं या सुधार सकते हैं एजुकेशन को? हाँ, ऑनलाइन का जमाना सर पहले से है हम लोगों के यहाँ। गिरावट पहले से थी, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट पहले से थी, लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना आ गया तो शिक्षा, मुझे लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र और कमजोर होता हुआ जाएगा, क्योंकि बच्चे जब फिजिकल तौर पे मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि पहले भी ऑनलाइन का जमाना था पर हम उतना उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन कोविड-19 की आप जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, हर चीज में बुराई में भी अच्छाई होती है। तो उसमें ये हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर हायर एजुकेशन में, कि हम लोग जो टीचर्स भी जो है इतना यूज टू नहीं थे टेक्नोलॉजी को यूज करने में, तो हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी। और दूसरा इसका फायदा ये है ऑनलाइन क्लासेस का कि हम दूर दराज बैठे बच्चों से भी उनको भी हम जानकारी दे सकते हैं। और जिनके पास फीस भरने का इतना रिसोर्सेज नहीं है तो फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बच्चों को दे सकते हैं। बाकी जो है बहुत सारी चीजें हमने इसमें, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, जूम आ गया, गूगल क्लासरूम आ गए, तो ये सब चीजें हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं की थी। तो और स्टूडेंट जो हैं जो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो वो लोग भी जो है इसके थ्रू जो है ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, असाइनमेंट्स कैसे बनानी है। समटाइम्स तो बच्चों को पीपीटी भी नहीं आती थी, तो उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन दी। हमने भी आपको बताना चाहूंगी कि हमने अपने LLDMS में व्हाट्सएप कॉलिंग में, जिसमें अब 8 लोग आ सकते हैं, तो हमने लाइव प्रेजेंटेशंस ली हैं व्हाट्सएप कॉलिंग से। और वो स्टूडेंट से हमने ऑर्गेनाइज कराया कि आप ग्रुप बनाइए और एक के बाद दूसरे बच्चों को जोड़िए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और ये तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उस तक ही सीमित नहीं है। अगर हम प्लेटफॉर्म यूज करें, फेसबुक के थ्रू लाइव क्लासेस, यूट्यूब के थ्रू वीडियो, तो हम ऐसे बच्चों तक ही पहुंच सकते हैं जो फीस नहीं दे सकते या ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं जहां पर हायर एजुकेशन का इतना प्रावधान नहीं है। संजय सर आपसे सवाल यही है कि किस तरीके से जी विनोद जी बदलाव किया जा सकता है? देखिए विनोद जी, जैसा अभी मैम ने भी जिक्र किया और पिछले बार हमारे आपके डिस्कशन में जब दूसरे पोर्टल पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हर चीज अपने साथ उसके परिणाम दुष्परिणाम लेकर आती है। हर इंट्रोडक्शन किसी नई चीज को जन्म देता है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आज के युग में इस एपिडेमिक के टाइम के दौरान हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी का पोटेंशियल है, जो किसी शिक्षाविद का जो कैपेसिटी है, उसको एक्सप्लोर इमरजेंसी के टाइम पे ही किया जा सकता है।
जैसा हुआ भी, और पूरी एजुकेशन फ्रेटर्निटी की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, स्कूल सब ऑनलाइन है। पहले हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू बहुत सारी चीजें करते थे, कोशिश करते थे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कि एक परिदृश्य ऐसा क्रिएट किया जाए कि वो लोग अपनी नौकरी से भी हाथ ना धोएं और उनकी शिक्षा भी अपग्रेड होती रहे। लेकिन उसका परसेंटेज पॉसिबिलिटीज और परसेंटेज जो सक्सेस का रेट था वो कभी भी इंडिया के अंदर 20% से ऊपर नहीं गया। अगर मैं टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां जैसे महाराष्ट्र है, या जैसे गुजरात रहा, या जैसे केरला रहा, वहां कंपैरेटिवली चीजें ज्यादा थी। अब लेकिन ऑनलाइन में अब इतना झुकाव और बदलाव है कि अब हर इंस्टीट्यूशन सोचता है कि अगर ये नहीं तो क्या। और चूंकि इस महामारी का प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते कि कितने समय तक ये किसी विशिष्ट देश के अंदर स्थापित रहने वाली है या किस देश को कितना जल्दी छोड़ने वाली है। जैसा हमने डिस्कस किया भी था कि तकरीबन 158 देश पूरे विश्व में पूरी तरह लॉकडाउन है और सिर्फ लोकल ओपनिंग पॉसिबल है जो स्टेट टू स्टेट मैटर करती है कंडीशंस पे। मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे मैं लिंगिया विद्यापीठ का ही अगर जिक्र करूं या हमारे LLDIMS का दिल्ली वेंचर का जिक्र करूं, तो हम लोग पूरे तरीके से पूरा सिलेबस हम लोगों ने ऑनलाइन जाके कंप्लीट किया, और जिसमें परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस भी बढ़ गया, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया। छोटे से एक्सेप्शंस हैं, शुरू के 2-4 दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बच्चे नहीं आ पाए या कोशिश, बट अभी वो अडेप्ट हो गए सर्कमस्टेंसेस में। और आने वाले टाइम पे हो सकता है यदि कोई परीक्षाएं भी हमें ऑनलाइन करानी पड़े तो हम लोग पूरी तरह सशक्त और कॉम्पैटिबल हैं। सो ये महामारी अपने साथ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, जैसा मैम ने कहा, कि अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी लेकर आई है, जहां हर किसी शख्स ने अपने आप के एक्सप्लोर करने की संभावनाओं पे बल दिया है, खुद को एक्सप्लोर किया है, खुद को नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल किया है। हाँ, कुछ दुष्परिणाम जरूर हैं, क्योंकि स्कूल एक यूनिफॉर्मिटी का नाम है, कॉलेज एक यूनिफॉर्मिटी का नाम है। आप एक सिस्टम में आते हैं जहाँ समाज के चिन्हित और समाज के जो फिल्टर्ड बच्चा है वो कैटेगरी आपके साथ पड़ती है। आप तकरीबन एक ही एज ग्रुप के अंदर काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अनुशासन है, एजुकेशन है, मोरल स्टडीज है, यूनिफॉर्मिटी है, कंपटीशन है। वो चीजें आपकी फिजिकल प्रेजेंस पे जरूर ज्यादा आती थी सामने, जिसपे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। बट आने वाले समय के ऊपर यस, वी शुड वेलकम इट विद ओपन हैंड्स। हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि नया बदलाव है और बदलाव अच्छा ही साथ में लेकर आया है। जी मंजू मैम, सवाल आपसे है कि ऑनलाइन एजुकेशन का दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से क्या नुकसान हो सकता है छात्रों? जी सर, दुष्प्रभाव तो सर देखिए, हर चीज अपने साथ दोनों एस्पेक्ट लेकर आती है। कोई भी आप अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए या कोई भी अवसर है, वो उसका थोड़ा सा दुष्परिणाम भी हमारे सामने हो सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए मैं आजकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ में पढ़ती हूँ कि डेली 6-6 घंटे बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, तो उनको जैसे फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती आ रही है। आंखों की प्रॉब्लम मैंने देखा था कि आईज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। दूसरा, हम मेंटल स्ट्रेस भी होता है बच्चों पर कि कई बार नेटवर्क इशू है या और कोई रीजन है जो बच्चे ठीक से उस क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। और एक ये भी है कि जो हम इमोशनल एस्पेक्ट हम बच्चों को सिखाते हैं, अटैचमेंट फीलिंग्स शेयर करते हैं, वो थोड़ा क्लासरूम एज कंपैरिजन क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में कम हो सकती है। जी, दुष्परिणाम तो यही हो सकते हैं, लेकिन हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं था और उस विकल्प को हमने एक चैलेंज के रूप में लिया। और सब ये जैसे अभी डॉक्टर संजय सर ने कहा कि हमने अपने कोर्स पूरे कराए हैं, ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, तो वो सारी चीजें हमारे एडवांटेजेस ज्यादा हैं। इसको मैं दुष्परिणाम नहीं कहूंगी, इसको मैं एक वर्ड देना चाहूंगी, चैलेंजेस, कि हमारे सामने चैलेंजेस आए और हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया। और इसमें ऐसे में पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को मेंटल सपोर्ट दें तो ये दुष्परिणाम एक चैलेंजेस का वर्ड होगा और उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जी,
तो जिम्मेदारियां बच्चों अभिभावकों की ज्यादा है ऐसे मौके पर। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? सर जी, मैंने जो चैलेंजेस या जो जैसे मैम ने कहा, जो मैंने प्रॉब्लम देखी जब हमने अभी क्लासेस ली पूरे एल इंडिया ग्रुप ने 1.5 महीने के लिए, तो उसमें मेन चैलेंज ये है कि स्टूडेंट्स जो थे वो एक तो नेटवर्क का एक वो बहाना लेते थे, दूसरा नेटवर्क का अब हमें पता नहीं है कि वो कितना जेन्युइन है। और जूम में क्या होता है, जूम प्लेटफॉर्म में कि आप अपना ऑन कर लो, क्योंकि आप अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को कहना पड़ता है कि अपना वीडियो ऑफ कर दो और ऑडियो ऑफ कर दो, तो उसमें फिर मुझे पता नहीं रहता है कि मैं जो बता रही हूँ क्या वो बच्चा सुन रहा है उसको, क्या वो अटेंटिव है कि वो अपने घर में इधर उधर घूम रहा है और मोबाइल ऑन रखा। एक तो मैंने ये चैलेंज फेस किया है, लेकिन मैंने उसका जब प्रेजेंटेशन लेनी थी तो उसका और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो उसका समाधान मैंने जूम जैसे व्हाट्सएप ने 8 लोगों को एक साथ आप वीडियो कॉल में ले सकते हैं, तो वो समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि वीडियो कॉल व्हाट्सएप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, इजिली आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर हम जूम में शिफ्ट हो गए और साथ में हमने गूगल क्लासरूम पर अपना मटेरियल अपलोड करना शुरू किया। जो बच्चे जेन्युइनली जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और मैं सर एक बात और आपको शेयर करना चाहूंगी, खासकर बीएड के हम हैं, मैं और मंजू मैम, कि बच्चे बहुत गरीब घरों से बीएड करते हैं। मेरे पास ही मेरे डिपार्टमेंट में मोर देन 50% हैं जो अपनी फीस जो है खुद ट्यूशन करके देते हैं, तो उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो ये मेन चैलेंज है कि क्या आप जब बच्चों तक पहुंच रहे हो, खासकर रिमोट एरिया तक पहुंच रहे हो, तो क्या उनके पास वो सुविधाएं हैं। तो ये थोड़ा सा हमें अगर हम ऑनलाइन क्लास की तरफ जाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की, और बच्चों की विलिंगनेस कितनी है, वो आपको सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और आप लाइव आप जो है बच्चों से एकदम से क्वेश्चन बीच में पूछें भी तो बच्चे नहीं भी जवाब देते, नेटवर्क की प्रॉब्लम करते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, तो हमें उनको पहले समाधान करना पड़ेगा, सो दैट ऑनलाइन क्लासेस का जो या एजुकेशन का, टीचिंग लर्निंग का एक हम ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। जी संजय साहब, दूसरा सवाल हम एक बात करें, कॉमन बात है, नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? देखिए, आज तक शैक्षणिक क्षेत्र में विनोद जी किसी भी कुरीति के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार कभी नहीं रहा जी। अगर मैं किसी मानवीय व्यक्तित्व की बात करूं तो एक व्यक्तित्व, अभिभावक का कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान, एक स्टूडेंट की परिश्रम करने की क्षमता और उसके शिक्षक की दिशा निर्देश और उनकी शिक्षा, इन तीनों का सम्मिश्रण एक व्यक्तित्व बनाता है। उसके अंदर समाज जैसे जो कारक हैं वो अपना योगदान देते हैं। परिस्थितियां किस तरीके की किसी व्यक्ति विशेष ने जिंदगी में, या छात्र विशेष या छात्रा विशेष ने उनसे दो चार होने की कुव्वत रखी, वो एक पर्सनैलिटी का निर्माण करता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली के ये एक कंबाइंड तरीके का रिजल्टेंट है, ये ऐसा परिणाम है जिसके अंदर बहुत सारे कारक अपना अपना योगदान देते हैं। अब मैं आपको छोटा सा जैसे एग्जांपल दूं कि राक्षसों को धार्मिक बच्चों की पैदाइश का कभी भी कोई क्रेडिट नहीं मिला, उसी तरीके से जो शिक्षित थे उनके बच्चे साधारणतः अशिक्षित नहीं देखे गए, जो अशिक्षित थे उनके बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव देखे गए, वो आगे बढ़े। मुझे लगता है कि जो व्यक्तित्व है ये आदमी की परिस्थितियां और चारों तरफ के सम्मिश्रण का एक परिणाम है, और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई योगदान है। आप चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण लीजिए। चंद्रगुप्त एक ऐसी परिस्थिति में पैदा हुए जहां हम उनके ब्लड की कॉम्पिटेंसी और प्योरिटी के ऊपर तो गर्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा योगदान गुरु का रहा। गुरु ने एक ऐसे शिष्य को जमीन से उठा के और भारतीय एकजुटता का प्रतीक बनाया, जहां मगध जैसे किसी चैलेंजिंग काइंड ऑफ रेजीम को, एक रीन को हटाने का महत्वपूर्ण जो है भूमिका उन्होंने निभाई, और एक विक्रमादित्य किस्म के राजा बन के उभरे। तो जहां तक आप शिवाजी का उदाहरण लें, आप महाराणा प्रताप का उदाहरण लें, आप सोक्रेटिस का उदाहरण लें, आप बहुत सारे ऐसे भारत के अंदर ऐसे पर्सनालिटीज हुए हैं जहां चौतरफा योगदान जो है, शिक्षक का योगदान,
माता पिता का योगदान, समाज का योगदान, मित्र मंडली का योगदान और छात्र की अपनी कठिन परिश्रम करने की जो योग्यता है, उसका निचोड़ एक व्यक्तित्व बनाने में सफल हुआ है। मुझे लगता है कि हर तरीके की चीज का बराबर योगदान है। आप किसी व्यक्ति विशेष का योगदान को ना तो दरकिनार कर सकते, ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के योगदान को सारा क्रेडिट, सारा पारितोषिक दे सकते हैं। जी मैम, मंजू मैम, आप 2 लाइन में शिक्षक, अभिभावक या समाज नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेवार कौन? देखिए, 2 लाइनों में तो इसका जवाब बहुत मुश्किल है विनोद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभिभावक भी हैं, समाज का हिस्सा भी है, और मैं यही कहूंगी कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी टीचर की है, टीचर्स की है। हम शिक्षकों की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को हम रोल मॉडल बन के सिखाएं। तो अगर वो वैल्यूज सीखेंगे, आदर्शों की स्थापना शिक्षकों को ही करनी पड़ेगी और संस्कार अभिभावकों को देने पड़ेंगे। जी मैडम, तो तभी हम उनको शैक्षिक मूल्य दे पाएंगे, क्योंकि मूल्य ऐसी चीज है समाज में जो देखकर सीखे जा सकते हैं, जनरेट नहीं किए जा सकते। उनको जब हम उनके सामने आदर्श स्थापित करेंगे, वो अपने चारों तरफ देखेंगे। जब ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं कि बच्चा अपने पीयर से भी सीख रहा है, पेरेंट्स से भी सीख रहा है, टीचर्स से भी सीख रहा है, सोसाइटी से सीख रहा है। तो जब सोशलाइजेशन की बात करते हैं, तो सोशलाइजेशन की जो फैक्टर हैं या एजेंसीज हैं वो एक नहीं है। एक कलेक्टिव फॉर्म में हम बच्चे की पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। तो जब हम पर्सनैलिटी को हम सारे कलेक्टिव फॉर्म में निर्माण करते हैं, तो वैल्यूज भी बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं। तो हम टीचर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उनके समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करें, तभी वो वैल्यूज सीख पाएंगे, तभी वो नैतिक मूल्य सीख पाएंगे, और तभी वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। जी माला मैडम, आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, भारतीय जो हमारे जनरेशन अभी चल रही है और आने वाली, सबसे ज्यादा द्वंद्व में हमारे भारतीय बच्चे हैं। क्योंकि इंटरनेट की वजह से जो एक्सेसिबिलिटी है, पाश्चात्य प्रभाव है, और घर में हम कुछ और सिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा द्वंद्व जो है हमारे भारतीय बच्चों में है। जैसे मेरे बच्चे हैं, दोनों अब जॉब कर रहे हैं, तो वो मैंने उनको देखा है, उनकी जो ग्रोथ हुई है कि वो समझ नहीं पाते थे कि जो उनको एक्सेस हो रहा है इंटरनेट पे, हर चीज उनको दिखाई दे रही है, तो वो सही है, या घर में जो बोल रहे हैं बड़ों का आदर करो, झूठ ना बोलो। मतलब हम लोग इंडियन जो है वो नैतिक संस्कारों पे ज्यादा जोर देते हैं, और तो वो चीजें जो है वो द्वंद्व सबसे ज्यादा हमारे बच्चों में है। रोल मॉडल तो हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि एजुकेशन में क्या है कि सिस्टम में भी हम लेटेस्ट चीजें पश्चिम को हम अनुकरण करते हैं, लेकिन अपने सिलेबस को नहीं बदलते हैं। सिलेबस इतना ज्यादा हैक्टिक है कि वो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है। माला मैम, जिम्मेवार कौन? नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेवार कौन? शिक्षक? जिम्मेवार में आपको बताऊं कि आजकल क्या है कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, बच्चे जो करें फ्रीडम दे। तो थोड़ा बहुत अगर आप बच्चों को समझाएंगी नहीं, तो अभिभावक से शुरू हो जाता है, घर में आपको कैसी आपकी परवरिश, फिर आप स्कूल में जब बच्चा पहुंचता है तो उसको कैसे शिक्षक मिले हैं। और वो सबसे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि शुरुआत परिवार से होती है, अभिभावक से होती है। उन हर बच्चे के पेरेंट्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ ट्यूटर के पास छोड़ दिया है ना, और खुद जो है पेरेंट्स अपने बिजनेस में या जॉब में या घर के कार्यों में बिजी है। तो शुरुआत तो अभिभावक से होती है संस्कार डालने में। फिर उनकी ऐसा नहीं कि स्कूल भेज दिया तो आप उनकी मॉनिटरिंग ना करें, तो मिलो जुला है, अभिभावक से स्टार्ट होता है, शिक्षक का रोल है। और शिक्षक और अभिभावक अगर अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभाएंगे तो बच्चे जो है अपने आप एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। मैं ये समझती हूँ। मैडम, आपसे एक सवाल है। संजय सर ने शायद अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले पेपरों में सुर्खियां रही, एक कॉलेज के प्रोफेसर ने कुछ लड़कियों को पास करने के, नंबर देने के एवज में कुछ वो गलत चीजें की जो नहीं करनी चाहिए। तो उसमें नैतिक मूल्यों के लिए अभिभावक कहाँ जिम्मेवार रहा? संजय सर, शायद आपने पेपरों में पढ़ा होगा फरीदाबाद में। जी विनोद जी,
मैंने पढ़ा था कि वो समाज की कुरीतियां तो एक अलग है। मैं ये कह रही हूँ जब बच्चा पैदा होता है, वो प्रोफेसर साहब है जिन्होंने उन लड़कियों के साथ कुछ नंबर्स देने के लिए या कुछ अन्य चीजों के लिए कुछ इस तरीके की कार्य करने की कोशिश की या किए, वो एक अलग मामला है। लेकिन उसमें मैं उस पे मैं आपको आती हूँ कि पेरेंट जब बच्चे बड़े होते हैं तो अभिभावक या पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके बच्चे फेस करते हैं, आप लड़कियों की बात कर रहे हो, आजकल लड़के कहाँ से, तो वो बच्चे आपसे शेयर कर सके। अभिभावक जो है वो डिक्टेटर ना बने, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनको आ रही है वो अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं। तो अभिभावक जब बच्चे बड़े होते हैं, बचपन से ही बहुत ही क्लोज फ्रेंडली रिलेशन आपको रखना पड़ेगा कि अगर समाज की बुराइयां कुरीतियां किसी अपनी जीवन के चरण में उनको फेस करनी पड़े तो अपने बड़ों से शेयर कर सके, सो दैट जो अभिभावक हैं, बड़े हैं, वो उनकी मदद कर सके। तो हमें बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहना पड़ेगा बीइंग पेरेंट्स। जी, अगर तीसरा सवाल मैडम हमारा ये है कि यौन शिक्षा से संबंधित आप अगर बात करें, हम हायर एजुकेशन को छोड़ करके मिडिल एजुकेशन की बात करें, आप शिक्षाविद हैं, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से? और ऑनलाइन जमाना आ गया तो ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ा पाएंगे शिक्षाविद? ये कॉलेजेस के लिए भी है, सभी के लिए। हमारे देश की एक विडंबना है कि हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है लेकिन हम सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहते। हम टैबू बना देते हैं। बहुत छोटे से बच्चों को पता रहता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। हम ये उनको इतना इस चीज के बारे में उनको इतना जिज्ञासु क्यों बना देते हैं? हमें बचपन से ही उनको क्लास 8 से जिस लेवल की जैसे ABC पढ़ाते हैं उसी तरह से हमें यौन शिक्षा का मतलब कि हमारी एक बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, हम EVS के बारे, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बताते हैं। सिमिलरली हमें बायोलॉजिकल जो नीड है इसके बारे में कैजुअल तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को कभी ये लगे ही ना कि ये भी कोई ऐसी बात है। तो टैबू ये मेरे हिसाब से बच्चों को बचपन से ही बताना चाहिए कि बायोलॉजिकल हमारी क्या क्या नीड्स हैं। सांस लेते हैं और हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से ये भी एक नीड है। तो अगर हम कैजुअल वे में बचपन से ये स्टार्टिंग से ये उनको जानकारी देना चाहेंगे, जानकारी देंगे, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो इस बारे में शर्म महसूस करेंगे या टीचर्स को पढ़ाते हुए प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमें बहुत नैतिक से जब हम ये बताना चालू करते हैं बच्चों को कि ऑक्सीजन पेड़ों से आती है, जीने के लिए जरूरी है, पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो इसके बारे में हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए ताकि ये टैबू ना रहे और एक कॉमन कैजुअल चीज बच्चों के सामने है कि ये हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। संजय सर। विनोद जी, मैं हायर एजुकेशन से पढ़ाने लगेंगे या मिडिल लेवल से पढ़ाने लगेंगे तो फिर वो मुश्किल होगा। मैं बिल्कुल माला मैम के स्टेटमेंट से सहमत हूँ। सेक्स एजुकेशन फ्रॉम द वेरी प्राइमरी, बिल्कुल शुरुआत से जब आप एक बच्चे के अंदर नैतिकता का बीज बो रहे होते हैं उस वक्त से आपको उसके अंदर सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। सेक्स का जो टैबू जो कंस्ट्रक्टेड हुआ है सोसाइटी में, समाज जिसको एक बुरी चीज समझता है, मुझे लगता है कि हर चीज बायोलॉजी से कंसर्न है, हर चीज एक मैटर से चलती है। जैसे हम नॉर्मल किसी भी फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल थ्योरी की बात करते हैं उसी तरीके से आनुवंशिकी की बात भी होनी चाहिए, जेनेटिक्स की बात होनी चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए। जिस तरीके से आप उसको ये कहते हैं, जैसा मैम ने बताया कि सांस लेने के लिए उसको नॉस्ट्रिल्स के थ्रू उसका ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में जाता है, सेक्स भी एक इसी तरीके का टॉपिक है। हम इनडायरेक्टली भी तो सेक्स की बात ही करते हैं। अगर ये बायसनेस हमने स्कूल्स के अंदर क्रिएट कर दिया इनिशियल स्टेज पे, तो इसके दुष्परिणाम समाज के ऊपर बहुत बहुत ड्रास्टिक होंगे, जैसे होते भी हैं। मुझे लगता है पाश्चात्य सभ्यता की जो परिभाषा है वो हमने गलत तरीके से परसीव की है। अगर वो लोग अपने बच्चों को बहुत शुरू के स्टेज के ऊपर ये सारी चीजें बताते हैं तो केसेस जैसे ईव टीजिंग, जैसे रेप, जैसे बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आते हैं। संचित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में या पिछड़े हुए देशों में या ऐसे देशों में जो विकासशील हैं, उनकी संख्या बहुत घट सकती है। एक चीज जिसको साइको इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है, उस तरीके के इंट्रोडक्शंस जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं ज्यादा स्वागत योग्य होंगे। हमारे बच्चे ज्यादा जल्दी इन चीजों को सीख पाएंगे कि इस चीज के क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। और ये चीज कोई छिपाने जैसी चीज मुझे लगता नहीं है क्यों है।
अगर मैं हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स की बात करूं, अगर मैं कल्चर की बात करूं, तो कौन सा जानवर कपड़े पहन के सड़क पे घूमता है? अगर मैन इज अ सोशल एनिमल, अगर हम एक शिक्षित तरीके की ब्रीड है वर्ल्ड में, हम जानते हैं तन को ढकने का मतलब क्या है, हम जानते हैं मानसिक कुरीतियों का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि हम कैसे अच्छे संबंध और सौम्य संबंध किसी भी पैराडाइम में स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट शुड बी अ मैंडेटरी पार्ट, वो एक जरूरी संभाग होना चाहिए। हर बच्चा जानता है क्या क्या गुड टच बैड टच है, क्या सेक्स है, क्या दूसरा। अगर आप फॉर्म के अंदर ये लिख सकते हैं दैट विच इज द सेक्स दैट यू बिलोंग्स टू, तो व्हाई कैन नॉट दिस बी टॉट इन क्लासेस? हम क्लास के अंदर अदरवाइज बायोलॉजी में पढ़ाते हैं। अगर हर डॉक्टर ये सोचे कि सेक्स का डिस्कशन और इंट्रोडक्शन गलत है, तो फिर तो पूरा केओस मच जाएगा पूरे समाज के अंदर। कौन होगा जो एक बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेगा, प्रैक्टिकल करेगा? ये उतना ही जरूरी पार्ट है जितना गणित, जितना हिंदी, जितना इंग्लिश, जितना कोई लैंग्वेज, जितना कोई टेक्निकल चीज। इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है, मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। वैसे ही मुझे लगता है बहुत शुरुआत की स्थिति से आपको सेक्स के एजुकेशन को ओपन रखना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। हर बच्चा पता होगा तो आपका समाज ज्यादा सुसंगठित होगा और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपकी उन्नति निश्चित तौर पे लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ेगी, रादर देन उसको छिपा के रखा जाए। मुझे नहीं लगता छिपा के रखने का कोई लॉजिक है। इट शुड बी ओपन एंड मैंडेटरी फॉर ऑल। जी मंजू मैम। जी, एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये सेक्स टर्म है ये अपने आप में एक बहुत सारी वाइब्रेशन लिए हुए है कि हमें जानना पड़ेगा कि इस वर्ड को सुन के बच्चे क्या महसूस करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं 2007 में मैंने एमफिल में एक ये डिसर्टेशन अपना किया था, और उसमें मैंने दिल्ली के ही स्कूल लिए थे जिसमें 8th 9th के बच्चे थे और गर्ल्स थी। उनसे मैंने जब इस टॉपिक पे बात की तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी इस चीज को लेके कि सेक्स एजुकेशन के बारे में हमसे बात की जाए। लेकिन जब धीरे धीरे क्लासरूम में मैं गई और उनसे बातचीत की तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो वो कहती थी कि शाई फील करती थी, कि डिस्कस करने में शाई फील करती थी। उनका होम एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि जो इन चीजों पे खुलकर बात की जाए। और हमारे यहाँ जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास में तो मैं कह सकती हूँ कि मदर्स पेरेंट्स अवेयर हैं इस चीज को लेके। लेकिन जब हम इलिटरेसी की बात करते हैं, लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों से खुलकर इस चीज पे बात नहीं करते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टीचर्स की ऐसे में ज्यादा, फिर से मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी टीचर्स की हो जाती है कि वो पेरेंट्स को भी इस बारे में एजुकेट करें, वो उनको मोटिवेट करें कि इस टॉपिक पे बात की जाए। एक कॉमन टॉपिक नहीं है ये अपने यहाँ इंडिया में, क्योंकि लड़कियां हमेशा शाई फील करती हैं, तो उनको कंफर्टेबल फील करा के इस टॉपिक पे बात की जाए। हाँ, जरूर बात की जाए, क्योंकि ये भी हमारा एक नेसेसरी पार्ट है हमारी डेवलपमेंट का। और जिस तरीके से हम हेल्थ, दोनों से आपसे सवाल है कि एक मेल टीचर छात्राओं को किस तरीके से इस तरीके के एजुकेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं कोई गलत एजुकेशन। जी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, हाँ, मेल टीचर, फिर वही बात आ जाती है कि आप ये देखिए कि चाहे मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, उसमें देखना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है, कितना वो फर्म रह पाता है, कितना वो अपनी सर्विस के लिए ऑनेस्ट है। तो मैंने देखा है कि जो गर्ल्स हैं वो मोस्टली टीचर पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसे केसेस अगर सामने आते हैं तो उनसे वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं खोखला हो जाता है। तो टीचर की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके लिए वो जरूरी है कि एक टीचर, हम मतलब एक गुड टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे जिस पर ट्रस्ट कर सके। जी, मेन बात है ट्रस्ट। जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर माला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मंजू मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से हमें सर मैं आपको सुन पा रही हूँ अभी।
अभी सुन पा रही हूँ। हमारे पास 6 मिनट शेष हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैडम कह सकती है, सिर्फ हमारे पास 6 मिनट है। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, वाइंड अप करूंगी कि जब तक हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, अगेन अभिभावक अपने बच्चों का, खास करके लड़कों का, जो हम कहते हैं कि लड़के कुछ भी कर सकते हैं और लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, हमें माइंडसेट अपनी परवरिश में बदलना पड़ेगा। दूसरा, सेक्स एजुकेशन के बारे में बचपन से बायोलॉजिकल नीड है। हम खुद करते हैं कि बच्चा पूछता मम्मी मैं पैदा कैसे हुआ, या आपकी शादी में मैं क्यों नहीं था, तो हम उस पर हंसते हैं और उसको और जिज्ञासु बनाते हैं। वेयर एज अगर ये हमारे सिलेबस में करिकुलम से है और पेरेंट्स भी उसको क्लियर करते हैं कि बच्चे ऐसे आते हैं, भगवान नहीं देता, हॉस्पिटल में जाके कोई नर्स नहीं दे जाती, तो जो उसकी जिज्ञासा बचपन में ही अगर हम उसको बता दें साइंटिफिकली, जो फैक्ट है, हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, तो बच्चे कैसे, हमारी कैसे, क्या बायोलॉजिकल नीड है, सेक्स एजुकेशन क्या है, तो ये सब चीजें। और जब लड़की को पीरियड्स आते हैं तो हम उसको अलग कर देते हैं, तूने मंदिर नहीं जाना, तूने ये नहीं करना, तो ये सब माइंडसेट हम लोगों ने दिए, हमारे को अपने पेरेंट्स से मिले। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें ये माइंडसेट बदलने पड़ेंगे, और अपने बच्चों की परवरिश अगर हम ये माइंडसेट उनको नहीं डालेंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा कि ये भी कोई चीज होती है और ये कोई टैबू है। तो मैं ये वाइंड अप करना चाहूंगी कि ऑनलाइन हर चीज के संजय सर, फाइनली एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन को शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में। बिल्कुल शामिल करना चाहिए सर, बिल्कुल ये सच है। जैसे बाकी चीजें शामिल हैं वैसे ये चीज शामिल करनी चाहिए। देश एक बेहतर दिशा की ओर अग्रसर तभी हो पाएगा जब हमारा हर बच्चा इस चीज को समझने में सक्षम है, इस चीज के प्रोस एंड कॉन्स को जानता है, इसके परिणाम दुष्परिणाम को एनालाइज कैलकुलेट कर सकता है, उसको अपने जीवनचर्या के अंदर सम्मिलित कर सकता है, ये जानता है कि क्या चीज कब और किस स्टेज के ऊपर मुझे इंगित करनी है, किस तरफ बढ़ना है। अगर शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी को दे पाएगा। एक छोटी सी चीज पे मैं और ध्यान देना आपका दिलाना चाह रहा हूँ कि कोविड के ऊपर जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, 7.5 लाख बच्चा जो ऑलमोस्ट हमारा विदेशों में पढ़ने जाता है, कोविड की वजह से हमारा बच्चा हमारे लोकल में बहुत सारे ऑप्शंस को तलाश करने लगा है। और ये एक हमारे इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा प्रतीक है कि हम अपनी क्वालिटी को एनहेंस करें, अपनी क्वालिटी को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे ले जाएं जिसकी वजह से बच्चा यहाँ से बाहर जाता था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम लोग अपग्रेड करें और बच्चे को यहीं समाहित करें। चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा निर्यातक है टैलेंट का बाहर भेजने के। अगर मैं बच्चे के माइग्रेशन की बात करूं, अभी हम लोग सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में आते हैं, जहां पिछले 20 साल से चाइना जैसा कंट्री सबसे ज्यादा बच्चा माइग्रेट किया करता था विदेशों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी टीचिंग क्वालिटी ज्यादा इंटरनेट ओरिएंटेड है, ज्यादा एक्सप्लोर्ड और इनोवेटेड है, या ज्यादा हमारे कॉम्पिटेंट सिलेबस हैं और हम लोग अपनी पेडागोजी को इंटरनेशनली एक्लेम करा पाते हैं, तो बच्चा हमारे यहाँ रुकने की संभावना है। हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए कोविड ने ये एक तरीके का हमें वरदान भी दिया है कि हम अपने टैलेंट को अपने देश में कंज्यूम करें और उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन देके उसको बेहतर जॉब्स प्रोवाइड करा पाए। जैसा लिंगयाज का पूरा परिवार, विनोद जी अगर मैं जिक्र करूं तो तकरीबन 3 लाख रुपए की सैलरी से लेके 24 लाख रुपए तक की सैलरी के हमने बच्चों को ऑफर लेटर्स प्रोवाइड कराए हैं। और आने वाले टाइम पे इस फिगर को हम लोग तकरीबन 50 लाख तक लेके जाना चाहते हैं, जिससे हर वो बच्चा जो सोचता है कि हमें विकसित देश बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उसे हम उस अपॉर्चुनिटी को इंडिया के अंदर पैदा कर पाए। कम से कम लिंगिया परिवार से शुरुआत है। आने वाले समय पे हमें लगता है कि हम लोग इस चीज को वृहद रूप से फैलाएंगे और पूरे देश के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी का स्तर बहुत अच्छा बढ़ेगा। संजय सर, छात्रों की जानकारी और अभिभावक की जानकारी के हेतु आपसे बार बार हम संपर्क करते रहेंगे, बार बार आपके विचार हम छात्रों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माला मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।